चैप्टर नंबर 14 का हमारे पास प्रॉब्लम है का 6 से प्रॉब्लम है कल में पूरा करा चला टॉपिक कैपेसिटर्स में आगे कराया कैपेसिटर्स मैंने करवा दिए थे कैपेसिटेंस इन पैरेलल और सीरीज हमने दोनों मालूम कर लिए थे ठीक है। तो अब हम करेंगे इनके प्रॉब्लम्स सुने जल्दी जल्दी से। पहला प्रॉब्लम हमें कह रहा है लास्ट में बात हम पढ़ते हैं और फिर डेटा बनाते हुए जाते हैं ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि हम मालूम करनी हमें फोर्स और देन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर और जो चार्जेस है वो कौन सी गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन्स आके हम इधर देखिए जल्दी से मिसाल के तौर पे ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर इनका डिस्टेंस है टोटल। और कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी होगी वो हमें करनी है मालूम। अच्छी नहीं कहा समझ में। अब इधर देखें जल्दी जल्दी से हमें पता है कि ये दोनों अगर चार्जेस होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज किसके बराबर होती है ये हमेशा बराबर होती है 1.6 into 10 to power -19 और कूलम हम ले लेते हैं। अच्छी भाई कहां समझ में। अब पहले तो ये बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी दोनों रिपल्शन होगी क्योंकि दोनों की चार्जेस सेम ठीक है। और हमने कूलम लॉ पढ़ा था याद है कूलम्स लॉ में फोर्स का फार्मूला क्या होता है याद है। तो अब हम यहाँ पे इनके अपने अपने वैल्यूज पुट कर लाएंगे और इस k का वैल्यू क्या होता है यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छी बात कहां समझ में। यानी कि पूरे फार्मूले में पूरे उन्होंने प्रॉब्लम में सिर्फ शेप गिवन केड़ी वाली कि भाई फोर्स मालूम करनी है एंड पर चार्जेस हम देखिए भाई इलेक्ट्रॉन का नीचे पे डिस्टेंस है 1 मीटर बस। ये भी हमने खुद लिखा कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है और k का वैल्यू भी हमने खुद लिखा। बस अब हम सिर्फ वैल्यूज पुट करवाएंगे और इसको हम हल करेंगे बस। अब यहां पे पुट करवाएंगे वैल्यूज तो f will be equal to k की जगह हम लिखेंगे 9 into 10 to power 9 q1 और q2 की जगह हम जो लिख सकते हैं 1.6 into 10 to power -19 और ऊपर स्क्वायर इसलिए क्योंकि दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रॉन into इलेक्ट्रॉन स्क्वायर हो जाएगा and it is divided by 1 meter to infinity 1 square। so एटा और 1 का क्यू खत्म कैलकुलेटर। इधर देखें हम इसको फिलहाल लिखेंगे 9 into 10 to power 9 और इस स्क्वायर को हम करेंगे हल। जब हम इस स्क्वायर को हल करेंगे तो पहले हम निकालेंगे 1.6 का स्क्वायर that will be 2.56 into 10 to power 2 times 19 is इधर का हमारा 30 है। अब देखिए जल्दी जल्दी से अब अगेन हम क्या करेंगे 9 और इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई यानी 2.56 into 9 the answer will be 23.04 into 10 to power 8 so 38.9 में तो घना बचेगा minus के 29 and what will be the unit of force आसाना वेरी सिंपल। सिर्फ प्रॉब्लम के समझने की जरूरत है पीछे याद कर चलेगा। ये बात याद कर लें जो भी प्रॉब्लम जिनकी स्टेटमेंट छोटी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई बात समझ में क्योंकि पेपर में वो इजीली हम क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं। आई बात समझ में जो क्वेश्चन ही 2-2 3-3 लाइन में देते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये तो है ही आधी लाइन का ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हां ना अब सुने जल्दी से सुनिए आप सेकंड नंबर प्रॉब्लम अगेन यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर। हमें बस मालूम करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगी। आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे डेल्टा में हमने लिखा Q1 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रो मतलब
5 into 10 raised to power -6 माइक्रो का मतलब होता है -6 तो ये जाएगा हमारा कूलम and your q2 will be equal to 3 micro coulomb. It means कि 3 into 10 raised to power -6 coulomb and your distance is 5 centimeter. तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा. So your answer will be 0.05 and that will be meter. ठीक है, ये सब हम पहले करके आए कन्वर्जन. आप इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो इनको ऐसा यूनिट में चेंज करना जरूरी होता है. ठीक है, और हमें अब मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है F the force between these two charges. Certainly we are talking about the charges, तो कूलम्स कांस्टेंट तो जरूर आएगा. वो कूलम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, हमने सेम में जो लिखा 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एक बार याद कर लो, अक्सर करके जब आप प्रॉब्लम्स करते हैं टेस्ट में भी यूनिट, तो आप यूनिट देते ही नहीं है, बस डायरेक्ट आप वैल्यूज लिख देते हैं. सो रिमेंबर विदाउट यूनिट्स ये सब गलत होता है. ठीक है, इवन आपका अगर आंसर सही है, हर चीज सही है, यूनिट की बिना हर चीज गलत हो गई. ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड योर फार्मूला इज सेम फार्मूला हमने यूज किया जो हमने पहले वाले प्रॉब्लम में यूज किया था, और हम बस सिर्फ और सिर्फ अपने अपने वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे. सो योर f will be equal to k की जगह हमने लिखा 9 into 10 raised to power 9. q1 और q2 के वैल्यूज हमारे पास ये रहे, तो लिखेंगे 5 into 10 raised to power -6 multiply by 3 into 10 raised to power -6 divided by r की जगह 0.05 n स्क्वायर. कैलकुलेटर उठाएंगे और हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे. सिंपलीफाई कैसे करेंगे देखें जल्दी जल्दी से. वेरी सिंपल है, 9 5 और 3 को करके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 135 into 10 raised to power. देखें -6 और -6 हो गए, माइनस क्यों है, माइनस के जगह में से 9 दे दो माइनस के 3 अपॉन 0.05 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो होगा 0.0025. So it will be 135 exponent -3 divided by 0.0025 and your answer will be 54. So F is equals to 54 unit. हमारे केस में देखिए वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स में गिव गया आई केस अगर वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज में ना सो सम माइक्रो के चेंज करो से कूलम में आई सेंटीमीटर के चेंज करो से मीटर में. ये जो वैल्यू क्यों से हम कैसे कर कैलकुलेटर सभी रखिए अगेन जो कि आपको याद करना है. इधर देखें क्वेश्चन नंबर 3 है कह रहा है कि एक चार्ज है जिसका वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रो कूलम है. कह रहा है अगर हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की तो दैट वाज 3.42 × 10⁻11 मीटर पर कूलम. तो बताओ इसके ऊपर फोर्स कितनी होगी. आई बात समझ में. हमें पता है, हमने लिखा सॉल्यूशन इंटेंसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है. अगर हम यहाँ से F को मालूम करेंगे तो Q यहाँ पे डिवाइड में होता जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा हमारा E मल्टीप्लाई बाय Q हो जाएगा. तो F हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे यूनिट्स को चेक करेंगे. इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो तो मीटर पर कूलम होता है, लेकिन जो चार्ज है इसका यूनिट क्या होगा कूलम. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कूलम -6 और ये कूलम हो गया. नॉर्मली जब मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाए थे तो मैंने बताया था अक्सर करके माइक्रो और मिनी हम ज्यादा यूज करते हैं. आई बात समझ में. तो अब हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करवाएंगे एंड विल गेट द आंसर. E की जगह हमने लिखा 3.42 × 10⁻11 और इसकी जगह 2 × 10⁻6. सो योर F will be equal to मल्टीप्लाई करो 3.42 एक्सपोनेंट -11 +11 multiply by 2 exponent 6 and 4 आसान है. यानी कि
अगेन जब हमने कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई किया तो दैट इज द आंसर 6.84 into 10 to the power 5. Problem number 3 is the value of the capacitor is 40 microfarad and it has the potential difference of 6 volt. मेरे दोस्तों सुनिए जल्दी जल्दी से, कह रहा है कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक बैटरी के साथ लिंक कनेक्ट किया हुआ है। कैपेसिटर का जो वैल्यू है दैट इज 40 माइक्रोफैराड और जो हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं वो है तकरीबन 6 वोल्टेज का। तो यानी कि जब हमने 6 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो बताओ चार्ज कितनी यहाँ से फ्लो होगी और जाके कैपेसिटर में होगी स्टोर। आई बात समझ में? ये पिक्चर्स आप अपनी फेयर कॉपी पे बना सकते हैं, बाकी पेपर्स में नहीं बनाते। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि फिर हम पिक्चर्स को देख के आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग टू चेक द यूनिट्स। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? फेराड। और यहाँ पे क्या गिवन है? माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस को करेंगे चेंज। ये 40 माइक्रोफैराड में से क्या हो जाएगा? 40 into 10 to the power -6 फैराड हो गया। ठीक है, और जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो मैंने फार्मूला पढ़ाया था कौन सा वाला? Q is equals to C और V के बराबर होगा, जो कि हमने कैपेसिटर में फार्मूला पढ़ा था। ये कल ही हमने पढ़ा था कि the charges were directly proportional to the electric potential। ठीक है, V जे प्रोपोर्शनल हो, C ये सब कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम इनके अपने अपने वैल्यूज पुट करवाएंगे। बस C की जगह हम लिखेंगे 40 into 10 to the power -6 और V की जगह हम लिखेंगे 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 240 into 10 to the power -6। या हम इसको यूं लिख सकते हैं 2.4 into 10 to the power -4 and the unit of charge is आसान है। इधर देखो कैलकुलेटर में जब हम हल करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए आप कैसे किया भले आप उसको पूछ रहे हैं, because we are going to use the calculators for the calculations. So problem number 14.5 now। सर प्लीज अब इधर देखिए, बात देखिएगा। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वोल्टेज है वो तकरीबन कितना? 100 वोल्ट। जब हम 100 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो चार्ज है जब वो मूव कर रही है तो जो वर्क डन कर रही है वो कितना कर रही है? 500 जूल्स के बराबर। इट मींस कि व्हेन द चार्ज इज मूविंग अलोंग द सर्किट विद द इफेक्ट ऑफ दिस वोल्टेज देन इट इज परफॉर्मिंग अ वर्क ऑफ 500 जूल्स। देन बताएं कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा। आई बात समझ में? फिर इधर देखिए, मैंने आपको वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी। व्हाट वाज दैट? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ज्यादा है जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े उसे तने माइगॉन्टा की फार्मूला पढ़ाया कि भाई वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू दी या पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि V इज ऑलवेज इक्वल टू W अपॉन Q। हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है Q। V भी गिवन है और W भी गिवन है। W मींस के वर्क डन, ऊपर एरो नहीं है तो ये वर्क होता है, तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो योर Q विल बी इक्वल टू W अपॉन V हो जाएगा। सिंपली बस आप अपने वैल्यूज पुट करवाएंगे बस। W की जगह अच्छा यूनिट्स चेक कर लें पहले पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का यूनिट का वोल्ट तो गिवन है ऑलरेडी, और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। दैट इज आल्सो गिवन। वर्क का यूनिट जूल हमने 9th क्लास में पढ़ा था। आई बात समझ में? वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा 500 और इसका वैल्यू है 100, सो योर Q विल बी इक्वल टू 5 एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ Q? ओके तो बाद में लिख दो। क्वेश्चन में क्या है कि तीन हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, एक 4 माइक्रोफैराड का, दूसरा है 3 माइक्रोफैराड का, थर्ड वन इज ऑफ 2 माइक्रोफैराड। कह रहा है अगर हमने इन तीनों
कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो बताओ इनकी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? आई बात समझ में? अब मुझे सुने, पहले तो ये बताएं, अगर हम सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कम होगी या ज्यादा? कम होगी एकदम। ये मैंने कल पढ़ाया था। अगर वो पैरेलल में, इधर देखें, मैंने कल क्लियरली पढ़ाया था, अगर हमने एंड टू एंड कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं सीरीज में तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कमी कम मिलती है। आई बात समझ में? मैंने एक एग्जांपल दिया था, दो कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्ट करके फैन में लगाएंगे, फैन स्लो चलेगा। लेकिन अगर वही हम यूं पैरेलल लगा देंगे तो क्या होगा? पैरेलल में कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। आई बात समझ में? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेरी सिंपल है, हमने लिखना डेटा, और डेटा में क्या होगा? पहले तो ये सब कैपेसिटर्स लिखें। C1 बराबर है 4 माइक्रोफैराड, C2 बराबर एंड C3 इज इक्वल्स टू, एंड मालूम क्या करना है हमें? CT कर लें या सिर्फ आप C भी लिख सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है? टोटल, यहाँ पर हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मालूम करनी है। अब इधर देखें, जब भी सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो फार्मूला क्या होता है? 1/C is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, वैल्यूज भले आप डायरेक्ट पुट करवाएं या पहले पुट करवाया, 1/C1 की जगह 4, C2 की जगह 3 और C3 की जगह 2। इधर देखें, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस मालूम करनी है तभी हमने माइक्रो को फिलहाल चेंज नहीं किया, तो जो हमारा आंसर आएगा उसको भी हम माइक्रो में लिखेंगे, देन हम उसको चेंज कर देंगे। आई बात समझ में? कोई भी तीसरी क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहा, हमने बस सिंपली फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद तीनों कैपेसिटर्स के वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा इनका? इधर देखो 4, 3 और 2 का एलसीएम यूं लेंगे, तो पहले 2 की जगह, फिर 2 की जगह, फिर 3 की जगह, तो 4 4 3 12। हमारा एलसीएम क्या आया? 12। फिर हम क्या करते हैं? 12 को 4 से डिवाइड करवाएंगे, क्या आएगा आंसर? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। हमारा आंसर क्या आया? 6 and 4 10, 10 और 3 13/12। आई बात समझ में? अब सुने, ये तो आंसर है 1/C का। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/3 के बराबर, 13 के बराबर। बस आप इन दोनों को डिवाइड करवा दें और C का वैल्यू आप so 12 divided by 13, तो your answer will be 0.92। अब यूनिट कौन सा? तो जल्दी बताओ। कैपेसिटेंस का माइक्रोफैराड। हालांकि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था तभी हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे? माइक्रोफैराड। अगर हम इसको फैराड में चेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 0.92 × 10⁻⁻6 फैराड। अच्छी नहीं बात समझ में? सही है? वेरी सिंपल। So that was all about the 14th chapter. ये अच्छा प्रॉब्लम्स या देखना के पढ़ना। So chapter number 14 is completed. Chapter number 14